हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7, जो चैप्टर का नाम है बच्चों पादपों एवं जंतुओं में परिवहन के बारे में। तो हमने आज जो हमारे इस चैप्टर में टॉपिक है हृदय स्पंदन, हृदय के बारे में हमने पढ़ लिया था। आपको हृदय अच्छे से समझना है तो हमारी पहले वाली वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है हृदय स्पंदन, ठीक है। हृदय की कक्ष की भित्तियों तथा पेशियों से बनी होती है। आपको बता दें, जो हृदय होता है हमारी कक्ष और कक्ष की भित्तियों पेशियों से क्या बना होता है, जो आपको बता दें, जो हमारे हृदय चापट हृदय में पढ़े थे। ऐसी पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती है। आपको बताते हैं फैलती और सिकुड़ती रहती है। क्या होती है, जो हमारी जो पेशियां होती हैं, जो हृदय की पेशियां होती है, लयबद्ध रूप से संकुचन इस एक बार सिकुड़ती हैं, एक बार फिर फैलती, विश्रांति मतलब फैलती है, ठीक है। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंदन हार्ट बीट कहलाता है। हृदय स्पंदन कहलाता है। आपको बता दें, जब हमारी जो लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति, एक बार क्या होता है, हमारे हृदय एक बार सिकुड़ता है, फिर क्या होता है, फैलता है। ये दोनों को मिलाकर हम हृदय स्पंदन कहते हैं, ठीक है। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर जड़ होता रहता है। आपको पता है बच्चों, जो हमारा हृदय जीवन परिवर्तन चलता रहता है, ठीक है। यदि आप अपने जो आपकी जो चेस्ट है, चेस्ट की बाईं तरफ हाथ रखें, चेस्ट की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदन को महसूस कर सकते हैं। क्या करेंगे, यदि आपको अपने हृदय की धड़कन को पता करना है तो आपको क्या करना है, अपने जो आपकी चेस्ट है उसकी बाईं तरफ हाथ रखिए, बाईं तरफ हाथ रखिए और हाथ रखकर अपन क्या उसको महसूस करने की कोशिश करें, ठीक है। अब चिकित्सा आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। आप कभी बीमार पड़ते होंगे तो आप जाते होंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करता है, जैसे डॉक्टर के ये वाला फिगर देखिए, डॉक्टर क्या करता है कि आपको अपने कान में जो स्टेथोस्कोप होता है उसको कान में लगाता है, और एक दूसरा क्या करता है, आपके जो बाईं तरफ क्या होता है, अपने चेस्ट के साइड पे लाकर रखता है। वो क्या करता है, आपकी हृदय धड़कन को क्या चेक करता है, ठीक है। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंदन की ध्वनि को अवर्धित करने हेतु के रूप में करते हैं। क्या कि जो हृदय है, स्टेथोस्कोप का उपयोग डॉक्टर क्या करते हैं, हृदय स्पंदन का ध्वनि को अवर्धित करने के लिए युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है। आपको बता दो, जो स्टेथोस्कोप होता है उसके एक सिरे पे एक चेस्ट पीस लगा होता है, जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। क्या होता है, जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर दो ईयर पीस लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। आपको देखते हैं कि जो स्टेथोस्कोप उसका एक सिरे पे क्या होता है, चेस्ट पीस लगा होता है। तीसरे सिरे पे क्या होता है, जिसको हम चेस्ट पर रखते हैं, चेस्ट पीस लगा होता है, लेकिन जिससे एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिर पे क्या होता है, दो ईयर जो हम कान में लगाते हैं, उस साइड वाला दो लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस के द्वारा क्या जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर जो स्टेथोस्कोप होता है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से संवेदनाओं की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आप कभी बीमार पड़ते हो तो जाते हो तो डॉक्टर तुरंत स्टेथोस्कोप निकालता है और तुरंत जो आपका चेस्ट जो स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय पर रखता होगा। हृदय पर रख कर जैसे अपनी जो ईयर पीस होता है उसको अपने कान में लगाता है, उसको लगाकर आपको क्या करता है, हृदय की धड़कन को सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखें। हमको क्या करना है कि अब हम स्टेथोस्कोप को बनाएंगे अपने आसपास जो भी मौजूद है उस सामान से, ठीक है। तो क्रियाकलाप समझते हैं। आपको क्या करना है बच्चों कि 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए। 6 से 7 सेंटीमीटर की कोई कीप लीजिए। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली, ठीक है। आपको क्या करना है, कीप लेना है और कीप की
कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली मतलब कम लगभग 50 सेंटीमीटर से लंबी हो, 50 सेंटीमीटर लंबी हो, को कसकर लगाइए। क्या करना है? कसकर लगाइए। कीप के जो कीप का मुख है, मुख पर रबड़ की एक झिल्ली अथवा गुब्बारा को तान कर लगा देना। ठीक है। रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए। ठीक है। अब क्या करना है? रबड़ की नली की मुक्त सिरे, जो रबड़ की नली का जो मुक्त सिरा है, मुक्त सिरा अपने अपने एक कान के पास रखिए और कीप के मुख को अपने वज्र के हृदय के निकट रखें। ठीक है। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है? यह यह ध्वनि हृदय स्पंदनों की होती है। हृदय स्पंदनों की होती है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा था? आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क, इसको आपको काउंट करना है। ठीक है। 4-5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए। अपने परीक्षणों की तुलना करना है। ठीक है। देखिए ये क्या है? स्टेथोस्कोप है, जिसके ये चेस्ट पीस है और ये श्रोतिका है। क्या होता है? इसे श्रोतिका कहते हैं। ठीक है। ये ट्यूब है। ये जब हम कोई बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं? यही चेस्ट पीस हमारे हृदय पर रखता है और ये जो श्रोतिका है अपनी जो ईयर पीस है, ईयर पीस को अपने कान में लगाकर हमारी धड़कन को क्या होता है? सुनने की कोशिश करता है। इसका क्या है? हृदय स्पंदन को सुनने के लिए जो यंत्र बनाते थे, स्टेथोस्कोप मॉडल, क्या कहता है? एक लड़का था, कीप लिया था, कीप को रबड़ एक नली की सहायता से बना दिया और उसको जो कीप था उस पर एक रबड़ बैंड की जो गुब्बारे का था उसको लेकर बांध दिया। अब क्या किया? अपने हृदय की एक अपनी जो स्टेथोस्कोप की जो कीप थी उसको उसने अपने हृदय पर रखा और जो नली की जो अंतिम सिरा था उसको अपने कान में लगा कर सुनने का कोशिश किया कि अपने जो हृदय है कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है। अपनी तथा अपने मित्रों की भी विश्राम की अवस्था में तथा 4-5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन तथा नाड़ी स्पंदन दर 7.2 में रिकॉर्ड करना है। ठीक है। फिगर में क्या करना? रिकॉर्ड कर देखना है। क्या आपको क्या क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन दर के बीच में कोई संबंध दिखाई देता है? आपको क्या बच्चों कि जो आपने क्या आपको क्या करना है कि अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनका अपने साथ साथ उनका भी क्या करना, हृदय जो नाड़ी स्पंदन है उसको क्या करना है? ज्ञात करना है कि 1 मिनट में आपका जो हृदय स्पंदन कितनी बार धड़कता है। और क्या करना है कि जो अभी तो विश्राम की स्थिति में नाप रहे थे, लेकिन अब क्या करना है? 4-5 मिनट दौड़ कर आइए, उसके बाद भी क्या करना, नापिए कि उस समय आपका जो हृदय स्पंदन है वो कितना है। ठीक है। प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंदन उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंदन हृदय स्पंदन दर को बताती है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंदन हृदय स्पंदन दर को क्या बताती है? अब हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। आपको पता है बच्चों जो हृदय के विभिन्न कक्ष थे, हृदय के 4 कक्ष होते हैं। ठीक है। 4 कक्ष होते हैं। विभिन्न कक्षों की जो लयबद्ध की जो गति होती है रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है रक्त परिसंचरण की खोज। आपको बता दें जो रक्त परिसंचरण की खोज की थी वो विलियम हार्वे ने 1578-1657 ईस्वी में नामक एक चिकित्सक ने की थी, जो अंग्रेज थे। क्या कहते हैं? अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर के वाहिनियों में दोलन करता रहता है। उस समय क्या थी? मान्यता थी कि उन लोग सोचते थे कि जो रक्त है शरीर की वाहिनी में क्या दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया। अब क्या कहता? इस मत के लिए हार्वे ने कहा था कि जो रक्त है हमारे शरीर में क्या दोलन करता रहता है। जो अदर वैज्ञानिक थे, दूसरे वैज्ञानिक थे, क्या उनका मजाक उड़ाने लगे तो उन्होंने और उपहास किया और उन्हें परिसंचरण कहा जाता है। उन्हें उपहास किया गया और उन्हें परिसंचरण कहा। ठीक है। अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार करना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु
मृत्यु से पहले प्रसंरचना के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञान तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। ठीक है, बुझो जानना चाहता है बच्चों, बुझो जानना चाहता है कि क्या बुझो जानना चाहता है कि स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है। बुझो जानना चाहता है कि जो स्पंज और जो हाइड्रा होता है उनमें भी ब्लड और रक्त होता है। स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, कोई परिसंचरण तंत्र नहीं है जिससे जिससे जल में वे रहते हैं वह उसके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। वह जिस जल में रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उन्हें भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब वो जल से बाहर निकलता है तो वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ को ले जाता है। अब देखिए, अब क्या करता है, जब हाइड्रा जल से बाहर आता है तो वो क्या करता है, अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ को ले जाता है, अतः उनमें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल आवश्यकता नहीं होती है। जैसे उनमें क्या होता है, जो हाइड्रा होते हैं, स्पंज होते हैं, उनमें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करेंगे कि जो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका निष्कासन कैसे होता है। हम तो ऑक्सीजन शरीर से अंदर लेते हैं, नहीं, जो वायु से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हम निष्कासन कैसे करते हैं, तो उसके बारे में चले करते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा, जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है। जंतुओं में कैसे उत्सर्जन होता है, आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के द्वारा किस प्रकार उच्च श्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। किस प्रकार उच्च श्वसन, जब हम अंतर श्वसन, जैसे हम ऑक्सीजन को शरीर से बाहर शरीर श्वास को हम सब शरीर से बाहर निकालते हैं, उसमें कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, वो किस प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है, इसके बारे में ध्यान में रखिए कि अपचित भोजन भी वही क्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दी जाता है। आपको पता है कि जो हम श्वास, जो हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम श्वास के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन साथ ही में क्या करते हैं, जो अपचित पदार्थ होता है, अपचित भोजन होता है, वो क्षेपण प्रक्रम मल के द्वारा शरीर से क्या बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम यह मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ को शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाल जाता है। ठीक है, आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा बच्चों कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से है, ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। जब हमारी कोशिकाएं क्या होती हैं, जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं, कोशिकाएं, वो क्या कार्य करती हैं, तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में क्या निर्मुक्त होते हैं। अधिकांश वे पदार्थ विषाक्त होते हैं, क्या जहरीले होते, इसलिए उन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता क्या होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का जो प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं, और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। आपको पता है कि जो हमारी कोशिकाएं हैं अपना कार्य करती रहती है, पर कार्य करते समय कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी क्या निकालती है अपने सेल से। अधिकांशतः ये पदार्थ क्या होते, जहरीले होते, विषाक्त होते, इसलिए उन्हें शरीर से बाहर निकालने की क्या आवश्यकता होती है। आपको बता दें, सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों का जो उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थों शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को हम क्या उत्सर्जन कहते हैं, और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी भी अंगे जो मिलकर क्या उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक है बच्चों हमारा, मानव में उत्सर्जन तंत्र कैसा होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। मानव में जो उत्सर्जन होता है वो कैसे होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। जो हमारा ब्लड है उसमें अपशिष्ट पदार्थ होता है। आपको पता है कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है, लेकिन जो रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में जितने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं क्या तो शरीर से बाहर निकाले जाने चाहिए।
यह किस प्रकार होता है, यह कैसे होता है, यह इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। आपको बता दें, जो रक्त को हमारे शरीर में ऐसी भी व्यवस्था है जो रक्त को क्या होता है छानने का, फिल्टर करने का कार्य करती है। औषधि फिल्टर करने के लिए, छानने के लिए होती है। यह व्यवस्था ब्रिक ब्रिक का मतलब किडनी, किडनी को हम ब्रिक भी कहते हैं, गूदा भी कहते हैं। ठीक है, गूदा में मतलब किडनी में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। ठीक है, जब रक्त दोनों ब्रिकों में पहुंचता है, आपके आपके जो आप मानव शरीर में दो किडनी पाए जाते हैं, ब्रिक पाए जाते हैं। ठीक है, रक्त जब जब रक्त दोनों किडनी वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। जब आपको पता है जो रक्त होता है, जब रक्त किडनी में पहुंचता है, वृक्क में पहुंचता है, तो उनमें क्या होता है, रक्त में पहले से उपयोगी और हानिकारक पदार्थ दोनों प्रकार के होते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त पुनः अवशोषित कर ले और उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। रक्त में क्या होता है, अवशोषित कर लिया, जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। आपको पता है जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में क्या पृथक कर लिए जाते हैं। वृक्क से मूत्र वाहिनियां से होता हुआ मूत्राशय में जाता है। आपको बता दें जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या कहता है, अपशिष्ट पदार्थ वृक्क से क्या होता है, किडनी से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है और मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती हैं। जो मूत्र वाहिनी कहते हैं जैसे नली के आकार की होती है। मूत्राशय में मूत्र संचित होता है। अब बताइए जो मूत्राशय होता है बच्चों वहाँ पे कहता है यूरिन क्या होता है, संचित होता है, मूत्र क्या संचित होता है। मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी होती है जिन्हें मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। जैसे ही देखिए ये हमारा किडनी है, ये हमारी मूत्र वाहिनी, ये हम मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, जो हमारा ब्लड आता है किडनी में, तो किडनी में जो ब्लड में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या जो अच्छे पदार्थ होते हैं उनको किडनी ब्लड में फिर से क्या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्राशय में आता है अपशिष्ट पदार्थ और मूत्राशय से मूत्र मार्ग में चला जाता है। ठीक है, इसको हम शरीर से मूत्र मार्ग के माध्यम से अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं अपशिष्ट पदार्थ को। मानव सर्जन तंत्र में ये जो पॉइंट होता है क्या, वो मूत्र रंध्र होता है। दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं। ठीक है, और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र रंध्र क्या होता है, आपको पता है जो अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। आपको पता है जो अपशिष्ट पदार्थ किडनी से होते हुए मूत्रवाहिनी से मूत्राशय और मूत्राशय से मूत्र मार्ग में आ जाता है अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो मूत्र मार्ग का जो दूसरा सिरा होता है उसको हम मूत्र रंध्र कहते हैं। मूत्र रंध्र के जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आपको पता है जो वृक्क, मूत्र वाहिनियां और मूत्राशय मूत्रमार्ग कहते हैं। वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग जगह होता है सीमित होते हैं कि उत्सर्जन तंत्र के रूप में। ठीक है, अब कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर मूत्र, मतलब 1 से 1.5 लीटर से थोड़ा अधिक मूत्र क्या होता है उसको शरीर से बाहर निकालता है। आपको पता है मूत्र में 95% जल होता है और 95% जल होता है और 2.5% यूरिया तथा 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। आपसे कोई पूछे एक व्यक्ति एक दिन में 24 घंटे चाहे एक दिन में कितने यूरिन को पास आउट करता है अपने शरीर से, तो आपको बताना है कि एक दिन 24 घंटे में 1 से या 1.5 लीटर से थोड़ा सा अधिक यूरिन को पास आउट करता है। आपको पता है जो हमारा यूरिन होता है, जो मूत्र होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। साथ ही में उसमें जो से 2.5% यूरिया तथा 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ के उत्पाद होते हैं। ठीक है, हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हम पसीना आता है। आपको पता है
आपको याद होगा कि जो अब इस समय जो गर्मी के मौसम में, गर्मी में क्या होता है, हमें अधिक पसीना आता है, तो श्वेत आपको पसीना आता है, श्वेत पसीने में जल और लवण होते हैं। आपको पता होगा कि जो पसीना होता है उसमें हमारे पसीने में क्या होता है, जल और लवण होता है। मुझों ने देखा है कि गर्मियों के दिनों में पराए पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। आपको भी देखते होंगे गर्मियों में क्या होता है कि जो हमारे जो सफ़ेद कलर के कपड़े होते हैं, चाहे हम सफ़ेद पहनेंगे, तो अगर आप व्हाइट टी शर्ट पहनते हैं तो व्हाइट टी शर्ट में ब्लैक कलर का धब्बा पड़ता होगा, और ब्लैक कोई चीज़ टी शर्ट पहनते हो तो उसमें व्हाइट कलर का धब्बा पड़ता होगा। ठीक है, शपथ करके सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों पर जहाँ अधिक पसीना आता है। विशेषकर आपको उन स्थानों पर देखेंगे जहाँ अधिक पसीना होता है, ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवण के कारण बनते हैं। आपको जो ये धब्बे होते हैं कैसे बनते हैं, पसीने में उपस्थित लवण के कारण बनते हैं। यह स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है। स्वेद या पसीने आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है। हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। आपको गर्मी के दिन में क्या होता है कि हम घड़े में, बहुत गर्मी होती है तो हम घड़े में पानी रखते हैं। जो मिट्टी के घड़ा से बने घड़े होते हैं, मिट्टी से बने घड़े होते हैं, उन्हें जब हम पानी रखते हैं तो पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। कैसे पानी ठंडा हो जाता है, इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिस का पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। बाहरी सतह पर आ जाता है, जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े से बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने की सहायक होता है। आपको पता होगा जो हम मिट्टी घड़े में पानी रखते हैं तो पानी क्या होता है, ठंडा। यह किस कारण होता है, आपको बता दें। घड़ों के में क्या होता है, घड़ों के छिद्रों से, घड़ों में क्या छोटे छोटे छिद्र होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, छिद्र से क्या होता है, पानी रिस कर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है, और पानी का शरीर बाहर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े से बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो पसीना भी हमें हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, आपको पता है जैसे हमारे शरीर में क्या छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पसीना बाहर आता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारे शरीर से जो पानी होता है वो क्या होता है, पसीने के ऊपर, शरीर के ऊपर आ जाता है, धीरे धीरे क्या तो वाष्पित हो जाता है। जो हमारा पसीने जो बाहर हमें ठंडा महसूस होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का किडनी का काम करना बंद कर देते हैं। क्या होता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति के जो किडनी होते हैं काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। और कभी सुनते हैं कि उस व्यक्ति बीमार है, उसका बीमारी के कारण क्या, तो बीमारी का जो रीजन है वो रीजन सिर्फ उसमें किडनी का खराब हो गया, उसका किडनी क्या होता है, खराब हो गया है। ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है, किसी संक्रमण, किसी रोग से ग्रसित हो या चोट लगने के कारण हो सकता है। जो किडनी के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर किडनी खराब है तो किडनी खराब का मतलब कि आपको जो ब्रिक है उसमें क्या अपशिष्ट पदार्थ का जो मात्रा है क्या तो बढ़ गई है। ऐसे व्यक्तियों के अधिक दिनों तक जीवित रहना संभावना कम होती है, असंभव होती है। ठीक है, जो किडनी जिनका खराब हो जाता है उन व्यक्तियों को जीवित रहने की संभावना तो बहुत कम होती है। तथापि यदि कृत्रिम किडनी द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसे अपशिष्ट पदार्थ को हटा दिया जाता है। आपको बता दें कि अगर कृत्रिम किडनी बनाकर किडनी लगा दिया जाए तो उसमें क्या होता है, नियमित रूप से ब्लड को छानकर उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से क्या बाहर निकाल दिया जाता है, तो यह जीवन उनके काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छानने की विधि को अपौहन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार जो रक्त के जो छानते हैं उस विधि को कहते हैं अपौहन या डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। अब पहले जानना चाहती है कि क्या ये जंतु में भी मूत्र करते हैं। क्या जंतु मूत्र करते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं? तो चलिए आपको बता दें कि जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की
की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। आपको बता दें कि जो जंतु होते हैं, जंतुओं के जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को उस अपशिष्ट रसायनों के जो निकासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ठीक है, मछली जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। आपको बता दें, कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में क्या उत्सर्जित करते हैं। जितने जल में रहने वाले जलीय जंतु होते हैं बच्चों, वो तो अपनी जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, अपने शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ पास होता है वो अमोनिया के रूप में करते हैं। अमोनिया के रूप में क्या उत्सर्जित करते हैं, आपको बता दें जो सीधे जल में घुल जाती है। अब पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन अर्ध घन सेमी स्लाइड के पदार्थ के रूप में करते हैं, जो श्वेत सफेद यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, जितने भी सर्प, पक्षी है, छिपकली है या सर्प है, उनका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कैसा होता है, यूरिक अम्ल होता है। अब मानव द्वारा जो उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ होता है यूरिया होता है। आपको पता है जल में रहने वाले जितने भी पदार्थ जंतु होते हैं उनका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है अमोनिया के रूप में करते हैं। लेकिन जो पक्षी है, छिपकली है, सर्प है, वो अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन अर्धघन या पदार्थ के रूप में जो सफेद कलर का रंग का होता है और यूरिक एसिड होता है, कहते हैं यूरिक अम्ल होता है। और जो मानव द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है जो उत्सर्जन करते हैं उसका यूरिया के रूप में करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है पादपों में पदार्थ का परिवहन कैसे होता है। तो हमने जंतुओं के बारे में देखा, उत्सर्जन कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, श्वसन होता है क्या है, इनके बारे में पढ़ा था। लेकिन अब हम पौधों के पदार्थ में परिवहन कैसे होता है उनके बारे में देखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।